Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. डियर फ्रेंड्स, जल्दी हम स्टार्ट किए थे नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए थे। आज हम दूसरे दिन पढ़ रहे हैं 2018 में जो जुलाई में हुआ था नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, सिलेक्शन लेना है तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन ही बेस्ट उपाय हमारे लिए है जिससे हम सक्सेस को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ रिवीजन करिए, और मैं 100 क्वेश्चन डेली पढ़ूंगी जिससे हम लोग का रिवीजन अच्छे से होता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भू अभिनत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो भू अभिनत की अवधारणा हाल्योम डाना ने प्रतिपादित की थी। कॉस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित और उसे यूरोनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया है? तो हम्बोल्ट ने। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत बर्गग्रान ने प्रतिपादित किया था। प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? परिवार और क्रोट के बीच में। देखिए, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जैसे भूपृष्ठ, मेंटल कोर, उनके बीच में कौन कौन सी असंतता पाई जाती है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन कोई न किसी, चाहे मेंटल कोर के बीच में पूछ ले, या भूपर्पटी मेंटल के बीच में पूछ ले, या मेंटल कोर के बीच में। तो इस तरीके से आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे पढ़ना जरूरी है। तो इसमें देखिए अभी क्या पूछा है कि गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? तो परिवार और क्रोट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आनत सेल पर स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है नतिलम। अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत या टर्बीडंट करंट सिद्धांत का विद्वान प्रतिपादक कौन है? तो डेली। पैटरनॉस्टर झील क्या है? तो पैटरनॉस्टर झील हिम नदी सोपानों पर निर्मित झीलें हैं। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? तो एकरूपतावाद से। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा संबंधित है? तो एकरूपतावाद से। वायुराशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो सांडेस। वायुराशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री का निर्धारण करने के लिए रेडियो सांडेस का उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है, किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण प्राप्त करता है। कारण दिया है कि दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती है। तो कह रहे हैं कि आर ए का सही व्याख्या है, लेकिन जो है कि आर ए दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश पट्टल सीमा और पट्टल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? तो दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा के। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश पट्टल सीमा और पट्टल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? तो दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, इसमें मैच करना है थर्मथ्वेट के तापमान प्रदेश और सूची है। कह रहे मध्य तापी 64 से 127 है, सूक्ष्म तापी 32 से 63 है, टैगा जो है 16 से 31, टुंड्रा 1 से 15। इसमें ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर टुंड्रा 1 से 15 है, टुंड्रा के बाद टैगा जो है कि 16 से 31 है, और फिर इसके बाद सूक्ष्म तापी 32 से 63 है, और मध्य तापी जो है कि 64 से 127 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है? तो 25° उत्तर। 25° कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें मिलान करना है कि कौन किससे मापा जाता है उपकरण। तो देखिए, जो दूरी की मापने के लिए स्लिंग साइक्रोमीटर है, दूरी के मापने के लिए पेडोमीटर है।
दूरी के मापने के लिए क्या है? पेडोमीटर है। और सापेक्षता आर्द्रता के लिए सीलिंग साइक्रोमीटर है। जो सापेक्ष आर्द्रता है सीलिंग साइक्रोमीटर है। सापेक्ष आर्द्रता सीलिंग साइक्रोमीटर, दूरी का पेडोमीटर और मिट्टी का घनत्व पिकनोमीटर, विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रोमीटर है। मिट्टी के घनत्व के लिए है पिकनोमीटर, जो मिट्टी है उसके घनत्व के लिए पिकनोमीटर, विकिरण ऊर्जा के लिए स्पेक्ट्रोमीटर और सापेक्ष आर्द्रता के लिए सीलिंग साइक्रोमीटर और दूरी के लिए पेडोमीटर। 2-3 बार इसी तरह रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि मिट्टी के घनत्व का जो है कि मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है? तो पिकनोमीटर। पिकनोमीटर से मिट्टी का घनत्व मापा जाता है। दूरी के लिए पेडोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता के लिए सीलिंग साइक्रोमीटर और विकिरण ऊर्जा के लिए स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का बी क्वेश्चन सही है। अमेरिकन जलवायु विशेषज्ञ C.W. थानथवेट ने किस वर्ष विश्व की जलवायु की वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया था? तो 1948 में। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी मिलान करना है। पृथ्वी का जो घनत्व का ये स्रोत है ज्वारीय बल। कौन सा बल लगता है? ज्वारीय बल। तो स्थलाकृतिक भिन्नताएं घर्षण और स्थैतिक अवस्था प्रतिरोधक, पृथ्वी का घूर्णन अनोन क्रिया। जो पृथ्वी का घूर्णन है अनोन क्रिया, स्थैतिक अवस्था प्रतिरोधक और स्थलाकृतिक भिन्नताएं जो है वो घर्षण, पृथ्वी का घनत्व ज्वारीय। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि मिलान करना है। अवघटन में मेथेन CH4 है। CH4 अवघटन के लिए है। जल वाष्प वाष्पोत्सर्जन के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 श्वसन के लिए है और ऑक्सीजन जो है कि प्रकाश संश्लेषण। O2 ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन और जल वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है, मेथेन अवघटन से। तो इस प्रकार 19 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि दक्षिण और पूर्वी एशिया का मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार और भारतीय महासागर से उसकी समीपता द्वारा चालित होता है। कारण दिया है कि ऊपरी वायु परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसून प्रवाह के सीजन से संबंधित है। तो कह रहे हैं कि AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है मिलान करने के लिए कि टोंगा की जो गहराई है, महासागर खाई है टोंगा, इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 10,880। टोंगा, इसे याद रखिए, इसकी टोंगा की गहराई कितनी है? 10,880। 10,880 टोंगा 80, टोंगा 10,880 और कमचटका का क्यूरिल कमचटका का 10,500 और फिलीपींस का 10,540, रोमांच का 7,760। तो टोंगा का कितना है? टोंगा गर्त का 10,880, टोंगा की गहराई 10,880, क्यूरिल कमचटका का 10,500, फिलीपींस का 10,540, रोमांच का 7,760। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है। 22 में दिया है कि निम्नलिखित में से सौरमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है? सौरमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का जो मुख्य स्रोत है ज्वालामुखी गतिविधियां हैं। सौरमंडल में जो होमोस्फीयर में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत क्या है? वो है ज्वालामुखी गतिविधियां। नजका प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रही है? तो नजका प्लेट पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है। भूमि से समुद्र तक बेलांचल में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन 24 का ए सही है। पहले पश्च तट, फिर अग्र तट, निकट तट, अपतट। पश्च तट, अग्र तट, निकट तट, अपतट। 24 का ए है। 25 का दिया है कि निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। कारण दिया है कि गहरे समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव में नहीं रहता है। कह रहे कि ये सही है लेकिन आर गलत है।
समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कह रहे 34% से 37%। समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का जो सही औसत परिसर कौन सी है? 34% से 37%। एंट्रोपी अवस्था में ऊर्जा प्रवाह उत्पादन से श्वसन की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है। कारण दिया है कि समतापमंडल ओजोन परत की निःशेषण से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो कह रहे ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए आगे कि सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी का 99% से ज़्यादा बायोमास या जैवभार बनाता है? तो एचओसी जो है कि 99% से ज़्यादा बायोमास जैवभार बनाता है। विशाल डायनासोर के परिक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है? तो कह रहे महाद्वीपीय विस्थापन। विशाल डायनासोर के परिक्षेपण के संबंध में कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है? तो कह रहे महाद्वीपीय विस्थापन। रियो डी जनेरियो में जून में 3/14/1992 के ये 14 तारीख है, तीसरा महीना 1992 के दौरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित यूएनए सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग। सूची 1 को 1992 के दौरान जो पर्यावरण विकास पर आयोजित यूएनए सम्मेलन की अध्यक्षता मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग ने किया था। इसमें मिलान करने के लिए दिया है कि क्षयमान पादप हाइड्रोजन सल्फाइड से संबंधित है। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्षयमान पादप ज्वालामुखी सल्फर डाइऑक्साइड, महासागर से लौड़ स्प्रे, वन अग्नि से कार्बन मोनोऑक्साइड, महासागर से लौड़ स्प्रे, ज्वालामुखी से सल्फर ऑक्साइड, क्षयमान पादप से हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 31 का बी सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी? तो 32 का सी है, बर्नहार्ड वेरिनस। वो कौन से विद्वान है जो सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी? तो बर्नहार्ड वेरिनस। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए अल बलाकी का जो है पुस्तक किताबुल अस्काल, अल बरूनी का किताब अल हिंद, इब्न खालदून का मुकदमा है। हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? जो हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी है आर.ई. हार्टो ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी आर.ई. हार्टो ने प्रतिपादित की थी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर दिया है? तो किर्क ने। वो कौन से विद्वान है जो भूगोल में व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर दिया है? तो किर्क ने। जर्मन भूगोलीय विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 36 का सी, पैस्चल, रैटजल, हैटनर, ट्रॉल। ये जो है कि क्रम से है पैस्चल, रैटजल, हैटनर, ट्रॉल। पैस्चल, रैटजल, हैटनर और ट्रॉल है। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृतियों के लोगों के लिए ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्न संकल्पनाओं में किससे संबंधित है? संभाव्यतावाद से। क्वेश्चन नंबर 37 में किससे संबंधित है? तो संभाव्यतावाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया था? तो संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम फ्रेंच पंथ ने विकसित किया था। संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम फ्रेंच पंथ ने विकसित किया था। समस्त भूगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? विडाल डी ला ब्लांस। समस्त भूगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। इस कथन का श्रेय विडाल डी ला ब्लांस ने दिया था।
भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? तो प्रमाणीकरण। भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? तो है प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? तो पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 42, यूएन डेमोग्राफिक ईयरबुक 2010 के अनुसार किस देश में उच्चतम जनसंख्या घनत्व या प्रत्येक वर्ग किलोमीटर व्यक्ति दर्ज किया गया था? तो बांग्लादेश। यूएन डेमोग्राफिक ईयरबुक 2010 के अनुसार किस देश में उच्चतम जनसंख्या घनत्व या प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति दर्ज किया गया था? तो बांग्लादेश में उच्चतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन केंद्रीय स्थल सिद्धांत की प्रभावी सीमा चित्रांकित करता है? तो सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यक संख्या। कौन से एक कथन केंद्रीय स्थल सिद्धांत की प्रभावी सीमा चित्रांकित करता है? तो सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यक संख्या को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह ने 2011 के जनगणना में 950 से अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? तो वह है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। निम्नलिखित राज्यों के किस समूह ने 2011 की जनगणना में 950 से अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया था? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है आरेख कौन सा वक्र द्वारा शहरों के बीच जनसंख्या वितरण का पैटर्न ये चित्रांकित करता है? तो कह रहे द्विखंडी है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी है द्विखंडी। 47 में मिलान करना है। जो सड़क के किनारे जो घर बसे रहते हैं वो जैसे उसे रेखी बोलते हैं, तो ए का 3। जो गुच्छ में है, गुच्छित है, तो गुच्छित बी होगा। और तारानुमा है दूसरा का सी। और इसके बाद समवितरण पहला का डी। इस प्रकार 47 का बी क्वेश्चन सही है। 48 में दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थिति पर सेवा के संभावित उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इंगित करता है? तो जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध का। जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध को दर्शाता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थिति सेवा के संभावित उपयोग कौन से कथन को इंगित करता है? तो जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध को। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है, 49 का बी है। जो कोहर्ट है ये विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह है। विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह जनसंख्या का ए है। मृत्यु दर घटा जन्म दर में प्राकृतिक वृद्धि है। जो मृत्यु दर घटा जन्म दर है वो प्राकृतिक वृद्धि में है। कुल प्रजनन दर स्त्री द्वारा अपने गर्भ धारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या सी से। स्त्री द्वारा अपने गर्भ धारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या सी कुल प्रजनन दर से संबंधित है। उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का माप आश्रितता दर है। इस प्रकार 49 का बी सही है। कोहार्ट एक विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह से है। प्राकृतिक वृद्धि मृत्यु दर घटा जन्म दर से है। कुल प्रजनन दर स्त्री द्वारा अपने गर्भ धारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या से है। आश्रितता दर उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या के माप से है। इस प्रकार 49 का बी सही है। 50 में दिया गया कि भारत के राज्यों के किस समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक जनसंख्या दर्ज की थी? तो 50 का बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। भारत में राज्यों के किस समूह में 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक जनसंख्या दर्ज की थी? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक।
क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थितीय त्रिकोण की संरचना फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो ए वेबर ने। अवस्थितीय त्रिकोण की संरचना फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी? ए वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि निर्वाह अर्थव्यवस्था सामानों के अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की केवल सीमित आवश्यकता से है। सामानों के अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की केवल सीमित आवश्यकता निर्वाह अर्थव्यवस्था से है। इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। तो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भरता उच्च उत्पादन और अधिक जनसंख्या घनत्व तो सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था से है। आत्मनिर्भरता कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था से है। तो इस प्रकार से बी सही है इसका। जो निर्वाह अर्थव्यवस्था है वो सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की केवल सीमित आवश्यकता है। तो निर्वाह अर्थव्यवस्था। और वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। तो पहला का बी। दूसरा का डी है आत्मनिर्भरता कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था से है। आत्मनिर्भरता उच्च उत्पादन और अधिक जनसंख्या घनत्व सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इस प्रकार बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट दिए गए नेटवर्क के वर्टिसेज एसेज और डायमीटर की सही संख्या को दर्शाता है? तो कह रहे 53 का बी। तो 53 का बी में वर्टिसेज 10 वर्टिसेज हैं, 10 एजेज हैं और 7 डायोमीटर हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है कि विटलिसी के कृषि प्रदेश जो देश का नाम है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन न्यूजीलैंड। जो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन किससे है संबंधित? न्यूजीलैंड से। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना से है, अन्न का अर्जेंटीना से, दुग्ध का न्यूजीलैंड से है, नोमैडिक हार्डिंग मंगोलिया से है, वाणिज्यिक पौधरोपण श्रीलंका से है। तो 54 का ये सही है। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन न्यूजीलैंड, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, नोमैडिक हार्डिंग मंगोलिया, वाणिज्यिक पौधरोपण श्रीलंका। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 54 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 55 का डी है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली की उच्च तकनीकी हाईटेक फर्मों की अवस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है? तो समूहन अर्थव्यवस्था। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली की उच्च तकनीकी हाईटेक फर्मों की अवस्थिति में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है? तो समूहन अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि रीमर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भू परिवहन प्रणाली के विकास हेतु मॉडल प्रतिपादित किया था? तो 1977 में। रीमर ने 1977 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भू परिवहन प्रणाली के विकास हेतु मॉडल प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 57 का ये सूत्र दिया है जो सूत्र है पी आई बराबर वाई अपान वाई एन भागे टी अपान टी एन, जहाँ पी आई कृषि उत्पादकता सूचकांक को दिखाता है, इसमें दिया है। तो आप इसको क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा कि कौन किससे संबंधित। तो ये किसने दिया था? तो निम्नलिखित में किसने कृषि उत्पादन स्तर की माप करने हेतु प्रयोग किया था? तो एनएडी ने। ये जो पी आई बराबर वाई अपान वाई एन भागे टी अपान टी एन, ये सभी ये सूत्र किसने दिया था, किसने इससे बताया था? तो एनएडी ने। क्वेश्चन नंबर 58 में बताया गया है कि मिलान करने के लिए लाइबेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए। जो लाइबेरिया है लोहा से संबंधित है, गिनी बॉक्साइट के लिए है और टोगो जो है कि फास्फेट के लिए है, नाइजर यूरेनियम के लिए। तो 58 का बी। लाइबेरिया लोहा से संबंधित है, गिनी बॉक्साइट से, टोगो फास्फेट से, नाइजर यूरेनियम से। तो 58 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थितीय त्रिकोण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस एक शर्त को लगाया था? तो 59 का डी। अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थितीय त्रिकोण की अवधारणा में किस एक शर्त को लगाया गया था? R1 R2 दोनों नियत और घटता हो। 59 का डी है R1 और R2 दोनों नियत
और घटता हो, जहाँ आर्यन और R2 दो कच्चे माल हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है मिलान करने के लिए, जो प्राथमिक है पर्ल कल्चर से संबंधित है, प्राथमिकी पर्ल कल्चर से संबंधित है, द्वितीयक सूत कटाई से संबंधित है, तृतीयक अनुसंधान प्रयास से संबंधित है, चतुर्थक रेल सेवा से संबंधित है। जो प्राथमिकी है पर्ल कल्चर से संबंधित है, द्वितीयक सूत कटाई से संबंधित है, तृतीयक अनुसंधान प्रयास से संबंधित है, चतुर्थक रेल सेवा से संबंधित है। तो 60 का जो है कि बी सही है। 61 में दिया गया कि किस पुस्तक कृति में मैकेंडर ने वर्ष 1919 में अपने सिद्धांत पाइवट एरिया धुरी क्षेत्र का हार्टलैंड के रूप में पुनः नामकरण किया था। द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहे हैं कि पाइवेट एरिया या धुरी क्षेत्र का जो हार्टलैंड के रूप में पुनः नामकरण किया था, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रेटजल। राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रेटजल। पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ पीस किसकी रचना है? तो ज्योग्राफी ऑफ पीस स्पाइक पेन का है। ज्योग्राफी ऑफ पीस जो शांति का जो भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ पीस स्पाइकमैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि अपने आकार के अनुसार चिली किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो खंडित और दीर्घित। चिली जो है कि खंडित और दीर्घित श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 65 में है, डी सही है, कि किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया है? तो कार्ल हाउसहोफर। किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया था? तो कार्ल हाउसहोफर। किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया था? तो कार्ल हाउसहोफर। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? मिलान करना है। लग्जमबर्ग का जो भाषा है फ्रेंच है। लग्जमबर्ग का फ्रेंच, अल्जीरिया का अरबी, अल्जीरिया अरबी, चिली स्पेनिश, कजाकिस्तान रूसी। जो कजाकिस्तान है रूसी, चिली का जो है कि स्पेनिश, अल्जीरिया अरबी, लग्जमबर्ग फ्रेंच। जो लग्जमबर्ग है फ्रेंच भाषा, अल्जीरिया अरबी भाषा, चिली स्पेनिश भाषा, कजाकिस्तान रूसी भाषा। तो 66 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें भी मिलान करना है। ह्यूमन यूनिवर्सल। ह्यूमन यूनिवर्सल डोनाल्ड ई ब्राउन से संबंधित है। जो ह्यूमन यूनिवर्सल है वो डोनाल्ड ई ब्राउन से। द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ। द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ एडवर्ड ओ विल्सन से संबंधित है। नॉट बाय जीन एलोन, पीटर जे रिचर्डसन से है। नॉट बाय जीन एलोन, पीटर जे रिचर्डसन से संबंधित है। कोयूल्यूशन डब्ल्यू.एच. डरहम से संबंधित है। कोयूल्यूशन डब्ल्यू.एच. डरहम से संबंधित है। नॉट बाय जीन एलोन, पीटर जे रिचर्डसन से। द सोशल कंक्वेस्ट ऑफ द अर्थ एडवर्ड ओ विल्सन से है। ह्यूमन यूनिवर्सल डोनाल्ड ई ब्राउन से संबंधित है। तो 67 का सी सही है। ह्यूमन यूनिवर्सल किसने है से संबंधित? तो डोनाल्ड ई ब्राउन। द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ एडवर्ड ओ विल्सन। नॉट बाय जीन एलन, पीटर जे रिचर्डसन। नॉट बाय जीन एलन, पीटर जे रिचर्डसन और कोयूल्यूशन डब्ल्यू.एच. डरहम। तो 3-4 बार इस तरीके से पढ़ेंगे तभी याद होगा। ह्यूमन यूनिवर्सल डोनाल्ड ई ब्राउन, द सोशल कंक्वेस्ट ऑफ द अर्थ एडवर्ड ओ विल्सन, नॉट बाय जीन एलोन, पीटर जे रिचर्डसन, कोयूल्यूशन डब्ल्यू.एच. डरहम। तो 67 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। क्वेश्चन नंबर 69 में मैच करना है। ईसाई की हिस्सेदारी 2% है। ईसाई 2%, बौद्ध की 0.7%, सिख का 1.7% और जैन का 0.4%। ईसाई का 2%, बौद्ध का 0.7%, सिख का 1.7%, जैन का 0.4%। तो इस प्रकार से 69 का सी सही है। 70 में दिया कि भारत के नाडिक जाति रेस के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? तो इसमें लंबा कद और लंबा चेहरा। भारत की नाडिक जाति या रेस के पास
कौन सी विशेषता होती है? तो कह रहे लंबा कद और लंबा चेहरा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसी विकास प्रक्रिया को रोकने के लिए चयन सूचकांकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है आय और व्यय के सूचकांकों को एक दूसरे के साथ मिलाया जा सकता है। आय और व्यय के सूचकांकों को एक दूसरे के साथ मिलाया जा सकता है। 71 का डी है। 72 में दिया है मिलान करने के लिए, कांचीपुरम प्राचीन काल से है, जैसलमेर मध्यकाल से है, कोडाईकनाल औपनिवेशिक काल से है, भिलाई स्वतंत्रोत्तर काल से है। कांचीपुरम प्राचीन काल, जैसलमेर मध्यकाल, कोडाईकनाल औपनिवेशिक काल और भिलाई स्वतंत्रोत्तर काल। इस प्रकार 72 का डी है। कांचीपुरम शहर जो है प्राचीन काल, जैसलमेर मध्यकाल, कोडाईकनाल जो है औपनिवेशिक काल, भिलाई स्वतंत्रोत्तर काल। तो 72 का डी सही है। 73 में दिया गया कि 1947 में हुए भारत विभाजन से देश में टाउन प्लानिंग गतिविधियों को बल मिलता है। कारण दिया है कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने के कार्य ने नगर नियोजकों या टाउन प्लानर्स के लिए विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में नए शहर बसाने और विद्यमान शहरों की सुविधाएं मुहैया कराने का बड़ा अवसर प्रदान किया है। तो कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया कि 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का सीमांकन करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक मानदंड का प्रयोग किया गया है, जिसे भारत की योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि योजना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए स्वीकार किया। तो जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि और जल की उपलब्धता। जो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि और जल की उपलब्धता। 75 जो है कि क्वेश्चन नंबर 75 का डी है। भट्ट और प्रकाश राव 51 से है। भट्ट और प्रकाश राव किससे संबंधित है? 51 से। पी सेनगुप्ता 42 से है। पी एस चंद्रशेखर 35 से है। पी नाथ 48 से है। 75 का डी भट्ट और प्रकाश राव 51 से है। पी सेनगुप्ता जो है कि भट्ट और प्रकाश राव 51 से है। पी सेनगुप्ता 42 से है और सी एस चंद्रशेखर 35 से है। पी नाथ 48 से है। तो 75 का डी है। 76 में दिया है कि योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया है? तो 76 का डी। प्रकारात्मक एकता, भू आकृति और जनसांख्यिकीय विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु किस मानदंड का प्रयोग किया गया है? तो डी का। प्रकारात्मक एकता, भू आकृतिक और जनसांख्यिकीय विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता संबंधित है। 77 का जो है कि डी क्या है, इसमें एक मिलान करना है। तो कह रहे कि आर्थिक प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन से संबंधित है। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन आर्थिकी। सामाजिक में क्या है कि कुल महिला जनसंख्या के तुलना में महिला साक्षरों की प्रतिशतता। और राजनीतिक में कुल अल्पसंख्यक निर्वाचक गण की तुलना में वास्तव में मतदान करने वाले अल्पसंख्यक लोगों की संख्या। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय कुल बंजर भूमि की तुलना में उद्भारित भूमि की प्रतिशतता। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय कुल बंजर भूमि की तुलना में उद्भारित भूमि की प्रतिशतता। तो इस प्रकार 77 का डी सही है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की अवधारणा के संबंध में सही नहीं है? तो विकास की अभिप्राय बिना किसी परिवर्तन की वृद्धि, यही सही नहीं है। बाकी सभी सही है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, समय और स्थान के अनुसार विकास का अर्थ बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया है कि इसका आंसर डी सही है। पहला है कि समदर्शी योजना को दीर्घावधि योजना भी कहा जाता है। जो समदर्शी योजना है उसे दीर्घावधि योजना भी कहा जाता है। समदर्शी योजना 20 से 25 वर्षों की अवधि के लिए तैयार की जाती है और समदर्शी योजनाएं विभिन्न सोपानिक स्तरों पर योजनाओं का स्थानिक समन्वय सुनिश्चित करती है। तो इस प्रकार 1, 2, 4 सही है।
80 में दिया कि इसमें भी कौन सही है, तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा इसमें भी सही है। जब आंकड़े काफ़ी विषम हो तो रैंक संकलन प्रविधि विकास के स्तरों को मापने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। दूसरा है कि रैंक संकलन प्रविधि प्रयोग में काफ़ी सरल है। और चौथा है कि यदि विकास के विभिन्न घटकों के बीच अंतर संबंध कमजोर और संदेहास्पद हो तो प्रमुख घटक विश्लेषण प्रविधि के प्रयोग से बचना चाहिए। तो इस प्रकार 80 का सी सही है। 81 में दिया कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है, तो यूएसए। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में किस देश का प्रथम स्थान है, तो यूएसए। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई, तो 1854। किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी, तो 1854। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहे कि मायूरकाशी पश्चिम बंगाल, मैत्तूर तमिलनाडु, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा। मयूरकाशी पश्चिम बंगाल, मैत्तूर तमिलनाडु और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और हीराकुंड उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है कि भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की निम्नलिखित में से कौन तिथि सही है, तो कह रहे कि 1 सितंबर। 1 सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 1 सितंबर को है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस प्रदेश के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नेटाइट। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला मैग्नेटाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस वास्तुकार नियोजक ने चंडीगढ़ शहर मास्टर प्लान तैयार किया था, तो ली कार्बूसियर ने। किस वास्तुकार नियोजक ने चंडीगढ़ मास्टर प्लान तैयार किया, तो ली कार्बूसियर। क्वेश्चन नंबर 87, कोयला भंडार के मामले में भारत के निम्नलिखित में से किस समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कोयला भंडार के मामले में भारत के समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए। आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें मिलान करना है कि हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति SDG क्या है, 44। देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप जो है कि नया नया आंकड़े आएंगे उससे पढ़ना होगा। तो इसमें 89 का सी सही है। हरियाणा का 180 था, कर्नाटक का 146, केरल का 156 स्थान, अब पंजाब का 180। तो इसे जो है कि वर्तमान आंकड़ा पढ़ना होगा। 90 में दिया गया कि भारत अपने व्यापार घाटे को पाटने में सफल नहीं रहा क्योंकि मूल्य के मद में भारत का निर्यात घटता रहा है। यह सही या गलत है। और फिर इसके बाद 91 है, इसे मिलान करना है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कह रहे हैं कि कोरोक्रोमेटिक ये यन रंग के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण से संबंधित है। कोरोक्रोमेटिक यन रंग के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाता है। वर्ण प्रतीकी इस संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाता है। वर्णमात्री शेडो के माध्यम से वितरण में क्षेत्रीय अंतर दर्शाता है। समान रेखा सामान्य मूल्य के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसका सी सही है। वर्ण प्रतीकी संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय, वर्ण प्रतीकी संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाता है। वर्णमात्री शेडो के माध्यम से, जो वर्ण प्रतीकी है संकेत के माध्यम से क्षेत्र वितरण वर्ण प्रतीकी, लेकिन वर्णमात्री शेडो के माध्यम से वितरण में क्षेत्रीय अंतर दर्शाता है। और समान रेखा सामान्य मूल्य के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को दर्शाता है। और कोरोक्रोमेटिक या रंग के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाता है। इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन 50,000 मान या स्केल के स्थलाकृतिक मानचित्र में समोच्च अंतराल 10 मीटर दिया गया। स्थानीय 200 मीटर SL की समोच्च पर स्थित है और एक अन्य स्थान B 240 मीटर MSL के समोच्च पर स्थित है। मानचित्र A और B के बीच की दूरी 4.0 सेंटीमीटर। इस तरह A और B के बीच की सही प्रवणता होगी 1/50। कौन सा कूट मंद स्थलाकृति के किसी क्षेत्र की 6 बसावटों के दिए गए वितरण का सही आर्यन मूल्य है, तो कह रहा है 0.95।
कौन सा कूट या मंद स्थलाकृति के किसी छेद के 6 बसावटों के दिए गए वितरण का सही आर्यन मूल्य है? तो 0.95। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के बाद उस पर कार्य करता है? तो NRSC। कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के बाद उस पर कार्य करता है? तो NRSC। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न EM और स्पेक्ट्रम बैंड का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल। पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल। पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल ये विभिन्न EM स्पेक्ट्रम बैंड का निम्नलिखित सही क्रम है पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल। नीचे दो कथन दिए गए हैं। रडार को सक्रिय संवेदक सेंसर माना जाता है। ये संवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तु और उसके रेंज का पता लगाते हैं। कह रहे AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 97। सामान्य रूप से वितरण की एक समष्टि जिसके 320 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वृष्टि से है, जो से 20 स्थानों के एक नमूना समुच्चय का चयन किया गया है। नमूने का वृष्टि माध्य 250 सेंटीमीटर, मानक विचरण 150 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। चयनित प्रदर्शों नमूनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण सही होगा? तो T परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 98। 6 पूर्णांक वाले X सीरीज के आवृत्त वितरण में जिसमें एक X1 का मान नहीं दिया गया है, माध्य X की गणना मानदंड के रूप में सिग्मा FX बराबर 370 नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार से इसका जो है कि 98 का 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण माध्य का सही गणितीय विशेष इंगित करता है? तो कह रहे सिग्मा X माइनस X बराबर 0। निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसावटों के रंग साइज वितरण का सही माप है? तो अनुपात। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 जो है कि स्केल बसावटों के रंग साइज वितरण में सही मापक है अनुपात। इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन आज समाप्त किया। इसी तरह आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लगभग जो है कि 40% जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे इग्नोर ना करें, पढ़ते रहें, ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।